आप बस मेहनत करते रहें, एक दिन एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा। और खुद पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। कभी भी किसी की और की स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करें, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो उसका देख के ना सोचें कि हाँ मैं भी इसको कॉपी करूँगा तो मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और हैं, तो खुद का तरीका बनाएं कि मेरे लिए ये सूट करेगा बेस्ट मुझे। उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं और एक दिन आप ज़रूर गोल अचीव करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. मेरा नाम है अक्षय एंड आई एम अगेन हियर विद अनदर SBI PO 2021 टॉपर, जिन्होंने ना ही बस SBI PO क्लियर किया, उन्होंने IBPS PO भी क्लियर किया एंड RRB PO भी क्लियर किया। लेट्स ऑल हियर फ्रॉम रितिका राठी कि उनकी स्टोरी क्या थी, उन्होंने कैसे एग्जामिनेशन क्लियर किया एंड इंस्पिरेशन क्या थी SBI PO क्लियर करने की। सो रितिका, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो हाउ डज इट फील अभी कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया एंड व्हाट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन? इट फील्स ग्रेट सर। सभी बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, सभी रिश्तेदार बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि हाँ हो गया। ओके तो ये आपने पहले अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया, राइट? सर SBI PO का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, IBPS PO का सेकंड अटेम्प्ट था Okay. और RRB PO का फर्स्ट था। ओके एंड कभी ऐसा लगा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, कैसे होगा? बहुत बार लगता था मुश्किल है। जब शुरुआत में एग्ज़ाम्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते थे, तब लगता था कि यार नहीं हो रहे, इतनी मेहनत करने के बाद नहीं हो रहे तो मुश्किल है, बहुत डीमोटिवेट भी होती थी। लेकिन फिर ये है कि हाँ इतनी पास आ गई, अब पीछे नहीं मुड़ सकती, इतनी क्लोज हूँ तो बस थोड़ा सा और पुश चाहिए और हो जाएगा। और फिर एट द एंड वही हो गया। दैट्स ग्रेट। तो इसमें आपके पेरेंट्स एंड आपके फ्रेंड्स, उनका भी बहुत रोल होगा, तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरी मम्मी पापा ने। तो शुरू में एग्ज़ाम्स नहीं निकलते थे तो मैं तो बहुत डिप्रेस हो जाती थी, लेकिन मम्मी पापा हमेशा सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ छोड़ो अगला हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स साक्षी, गौरी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। बहुत सारे लो पॉइंट्स आते थे जब ये मेरा साथ देते थे, मुझे समझाते थे, तो इस तरह से हाँ कि एक सपोर्ट मिलता रहा मुझे इमोशनली। जब भी मैं डाउन होती थी तो एलिवेट हो जाती थी मैं। ओके तो कभी ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते तो सारे कनेक्शंस एंड फ्रेंड्स सबको छोड़ देना चाहिए, ये आपका क्या कहना कि मतलब छोड़ना चाहिए या फिर उनके साथ रहना चाहिए? मैं ये कहूँगी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपका सपोर्ट होते हैं। हाँ ये है कि जैसे हम पहले ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत सारे कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए एक, ताकि पढ़ाई में ही सिर्फ फोकस रहे। लेकिन जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे तो कांटेक्ट में रहना ही चाहिए, उनको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता हो वो क्या कर रहे हैं, और इसीलिए यही तो फ्रेंड्स होते हैं। करेक्ट, दैट इज ट्रू। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो अब जब आपने इनिशियली जब देखा नोटिफिकेशन का, तो आपको कैसा लगा कि मतलब सिलेबस क्या क्या होता है, पैटर्न क्या क्या होता है, आपको पूरा पता था या फिर आपने पूरा एक बार पढ़ा था उसको, नोटिफिकेशन को? जब मैंने पहले ही बिना नोटिफिकेशन पढ़े, बिना कुछ देखे तैयारी शुरू कर दी थी, और तो जब मैंने 3-4 महीने तैयारी कर भी ली थी तो मुझे पता चला था अभी नोटिफिकेशन आ गया और मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ एज क्राइटेरिया की वजह से। तो फिर मैंने स्विच कर दिया CGL पे, तो मैंने कुछ टाइम उसकी तैयारी की। फिर उसका ये था कि एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मैं बहुत इम्पेशेंट थी, मुझे ये था मुझे अभी जल्दी से जॉब चाहिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा बैंकिंग पे आ गई और फिर मैंने पूरी मेहनत करके सिर्फ बैंकिंग पे ही रही मैं। ओके तो आपने सबसे पहले RRB PO एग्ज़ाम लिखा, राइट? हाँ जी। तो वो एग्ज़ाम आपको कितना डिफिकल्ट लगा या फिर कितना आसान लगा? वो मुझे, क्योंकि उस टाइम तक मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी थी तो मुझे इजी लगा, और अच्छे मार्क्स आ गए, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, तो वो हो गया था क्लियर। ओके तो आपने कहा कि IBPS आपने 2 बार लिखा, तो पहले अटेम्प्ट में ऐसा क्या हो गया था कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हो पाया था, जबकि मेरा RRB PO फाइनल तक पहुंच गई थी मैं, लेकिन IBPS PO का मेरा मेंस ही नहीं क्लियर हो पाया था क्योंकि मैं कुछ गलतियां कर रही थी। और फिर वो जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हो रही हूँ, फिर मैंने उनको इम्प्रूवमेंट किया। ऐसी कौन सी गलती थी आप बता सकते हैं ऑडियंस को जो आगे वो ना कर पाए एग्ज़ाम में?
एक जो गलती करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। पहले मैं ये देखती थी कि सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो मेरी समझ में आ रहा है कि हो जाएगा तो मैं उसको करने लगती थी, लेकिन ये चीज़ गलत है। पहले आप 5 मिनट चाहे 10 मिनट लगा लो, सारे क्वेश्चंस को देख लो। ये मैटर नहीं करता कि ये नहीं है कि वो आपके वेस्ट हो रहे हैं, वो टाइम आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो 10 मिनट। इससे क्या होगा, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके सबसे जल्दी हो जाएंगे। और समझ लो आपने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया, जो अक्सर एग्ज़ाम में पहले होते हैं, ट्रैप होता है वो, और आप उसी में फंस के बैठ गए। इसके बाद आपका दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, टाइम तो वेस्ट होगा ही और दिमाग भी नहीं काम करेगा, एक एंजाइटी रहेगी आपको। तो इससे अच्छा मैं पहले 10 मिनट लगा के पहले सबसे इजी, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, फिर डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस करते। ये तो मतलब कहने के लिए आसान लगता है कि आप पहले डिफ़िकल्ट, ये आसान वाला चूज़ करना, फिर डिफ़िकल्ट जाना। हाउ डज़ अ पर्सन अनलेस कि ये आसान है, ये डिफ़िकल्ट है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से पता चलता है। ओके। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक्स अच्छे से आप एनालाइज करोगे, मॉक्स की एनालिसिस ये चीज़ सिखाती है कि कौन सा क्वेश्चन पहले चूज़ करना है। ओके। एंड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको ये पता चल जाएगा, तब फिर फाइनली आप एग्जाम के टाइम पे आपने वही इम्प्लीमेंट किया था। तो आपने सारे मॉक टेस्ट का स्ट्रैटेजी भी सेम था एंड आपके एग्जाम पे वही सेम स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई की? हाँ, वही सेम स्ट्रैटेजी मैंने रखी जो मैं, और मेरी जितनी भी प्रैक्टिस होती थी ना, वो सिर्फ मॉक टेस्ट से होती थी, स्पेशली मेंस की। कि सारे मॉक टेस्ट दे लूँ मैं हर तरह के, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटे ना जो मैंने मतलब देखा ना हो। तो आपने टोटल कितने मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट्स दिए थे? सर मैंने 2 मॉक टेस्ट लिए हुए थे और वो दोनों मैंने कंप्लीट कर दिए थे मेंस के। ओके। सेक्शनल भी करती थी मैं और फुल मॉक भी। ओके, दैट वाज सफिशिएंट इनफ कि मतलब फाइनल एग्जाम में आप यही करेंगे? हाँ, और जैसे ये होता है ना कि जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि प्री की ही तैयारी करते रहते हैं पहले, मेंस के मॉक सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम से पहले देंगे। मैं उल्टा करती थी, मैं प्री से पहले भी मेंस के मॉक देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि प्री तो क्लियर हो ही रहे हैं अब, तो मेंस के मॉक टेस्ट देती हूँ, उससे मेरी प्री की भी तैयारी हो जाती थी, क्योंकि जो कैलकुलेशंस है वो माइंड में कर लो। प्री में बस स्पीड का खेल होता है। ओके। जो मेन है डिसाइडिंग फैक्टर, वो मेंस का एग्जाम है, तो उस पर ही ज़्यादा फोकस करो। ओके। एंड आपने कहा कि मतलब आपका मेन फोकस मेंस पे था, तो प्रीलिम्स में यू वर कॉन्फिडेंट कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। हाउ वर यू कॉन्फिडेंट कि आपके हो जाएंगे ऐसे? मुझे ऐसा लगता है कि प्री जो एग्ज़ाम है वो बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये सब होगा प्रैक्टिस से। तो आप जब एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो वही सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नंबर सीरीज़ के, वही सेम मेथड लगता है क्वाड्रेटिक के, तो वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जब हम मेंस की तैयारी करते हैं उसमें भी कैलकुलेशंस आती हैं, तो वहाँ से मेरी वो प्री की तैयारी हो जाती थी। और प्री के मैं मॉक्स तब देती थी जब एडमिट कार्ड आ जाता था। ओके। ओके, तो मतलब दैट लीव्स यू वेरी लेस टाइम फॉर प्रैक्टिस, राइट? तो फिर आपने इस कम टाइम में पूरा प्रैक्टिस कर लिया था? हाँ, और मैं मेंस की ही ज़्यादा करती थी प्रैक्टिस, मेंस और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि इस बार कितनी डिफ़िकल्ट आई थी जनरल अवेयरनेस, बहुत ही डीप आई थी। Correct. लेकिन मैं प्रिपेयर्ड थी उसके लिए, क्योंकि मैं जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छी तरह पढ़ती थी डेली, और उसके बाद वीकेंड पे मैं उसको रिवाइज़ करती थी, क्योंकि रिवीजन फैक्टर है जीए में। जितने भी डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं याद रह पाएंगे जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे। वीकेंड पे, मंथ एंड पे, ये सब मैं करती थी जीए के लिए। एंड जीए के लिए मतलब आपने नोट्स भी बनाए थे एंड रिवीजन भी आपने बहुत किया, तो आपके सोर्सेज क्या थे जीए पढ़ने के लिए? जो पीडीएफ्स आती हैं, जैसे अफेयर क्लाउड फॉलो करती थी मैं, और कपिल काठपाल सर को फॉलो करती थी। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना अब तो इतने डीप में आते हैं कि आप कितना डेटा नोट करोगे। इससे अच्छा आप उसको रिवीजन करते रहो, उन पीडीएफ्स को ही फिर से पढ़ते रहो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने से। ओके। एंड जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें टॉपिक्स बहुत सारी होती हैं एंड हर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एग्ज़ाम। तो आपको कैसा लगता था कि मतलब कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए? एक तो जो रोबरी की, मर्डर की न्यूज़ आती है वो तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, और तो जो एडिटोरियल होते हैं वो हमेशा वो यूनिक आते हैं, जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं उन पे आते हैं, और उससे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बनता है। आपको एक दूसरे का आइडिया लगता है किसी टॉपिक पे, आपकी खुद की समझ डेवलप होती है। तो वो मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर में से छाट के, या फिर कोई सर्वे का कुछ रिजल्ट आया है, ये सब। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर योर एसे राइटिंग एंड योर इंटरव्यू? हाँ, एसे राइटिंग में भी बहुत फ़ायदा मिलता था मुझे इसका, एडिटोरियल पढ़ने का, क्योंकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता था। और एक एसे राइटिंग में मैंने एक चीज़ और अडॉप्ट की थी, एक ऐप है ग्रामरली,
Yes. उस पर मैं टाइप करती थी, कभी वीक में एक बार कर लिया, जिससे मेरे को अपनी मिस्टेक्स थोड़ी पता चल जाती थी और ये भी पता चलता था कि मैं सेंटेंस को कैसे फ्रेम कर सकती हूँ, कैसे ठीक लगेगा ये। तो इससे भी प्रैक्टिस हुई। और इंटरव्यू में तो ये होता ही है कि आपको कोई भी वो एक सेंटेंस बोल देंगे और आपका व्यू जानना चाहते हैं वो किसी चीज़ के बारे में, और करंट हैपनिंग्स पे तो बिल्कुल, तो बहुत चांसेस है आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कि वो आपका व्यू जानना चाहेंगे। ओके। हाँ, और वो अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो ही हो सकता है। एंड व्हेन यू से व्यू, वो पॉजिटिव नेगेटिव डज इट मैटर कि आप क्या लिखना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी जनरल व्यू हो तो चलेगा? कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन जब ऐसा हो कि आपको कोई साइड लेनी है तब बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कोई डिप्लोमेटिक आंसर दें कि आप किसी एक की साइड ना दे पाएँ। जैसे प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक है तो इसमें ना तो आप गवर्नमेंट की साइड ले सकते हैं ना इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो आपको बीच का डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, सम पीपल फील कि नहीं, अब मैं अपना व्यूज़ रखना चाहता हूँ, दैट्स हाउ आई विल राइट इट, तो व्हाट डू यू फील कि वो कैसे करें? अगर आपका व्यू ऐसा है कि आपको उस पर पूरी नॉलेज है, आपके कितनी भी डिबेट हो आप हर चीज़ का आंसर कर दोगे, तो बिल्कुल रखो अपना पॉइंट। लेकिन जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा, वो आप एक जगह आके रुक ही जाओगे। ओके। तो कोशिश है जिस चीज़ से बचा जा सके उससे बचें। ओके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं क्वांट्स की। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लगा कि ये मैं कैसे कर पाऊँगी, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे? मेरा एक ये पॉजिटिव, मेरा कॉन्ट स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए बहुत अच्छी तरह। बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक से जो फॉर्मूलाज वगैरह सब किए, उनकी प्रैक्टिस की, फिर थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे गई, उनकी प्रैक्टिस की, ऐसे धीरे कर करके मैंने हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। और एक गलती करते हैं लोग कि जैसे कोई टॉपिक कवर किया शुरू में, वो सोचते हैं ये हो गया, खूब प्रैक्टिस हो गई, और फिर 1 महीने बाद भूल जाते हैं कि क्या मेथड था, क्या अप्रोच लेनी चाहिए। ओके। वो इसलिए होता है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते उस चीज़ की। जब भी शुरू में हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। हाँ। तो मतलब व्हाट शुड बी द शेड्यूल कि लेट्स से इफ आई एम स्टडिंग फॉर अर्थमेटिक और डीआई, एक बार मैंने आज पढ़ लिया तो मुझे फिर से रिवीजन कब करना चाहिए? एग्जाम से पहले या फिर उससे पहले भी 2 बार करना चाहिए? अगर आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करनी पड़ेगी उसकी। ओके। तभी वो आपको याद रह पाएगा। नहीं तो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, कम से कम 12-15 टॉपिक्स हैं क्वांट में। अगर हर टॉपिक को आप एक एक बार पढ़ के जाते रहोगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा माइंड में, कुछ भी ऐसे क्लियरिटी नहीं रहेगी कैसे करना है, क्या अप्रोच लगेगी। तो एक बार रिवीजन करो अच्छे से हर चीज़ का, जो भी करते जाओ। ओके। कभी ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इस टॉपिक का, वो उस टॉपिक का, ये फॉर्मूला अलग है, वो फॉर्मूला अलग है, ऐसे कन्फ्यूजन होता था आपको? स्टार्टिंग में होता था, लेकिन प्रैक्टिस सब कुछ सुधार देती है। धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे होगा, और एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि पता चल जाता है इसके 10 मेथड है, लेकिन इससे करूँगी तो सबसे जल्दी होगा। बहुत लोग बोलते हुए हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत, एंड ऐसे मैंने इतना प्रैक्टिस किया, XYZ आवर्स लगाए उसके ऊपर, बट लोगों के निकलते नहीं फिर भी एग्ज़ाम, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या मिस्टेक करते हैं वो लोग कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता उनका? एक ये गलती मैं भी करती थी स्टार्टिंग में बहुत। जैसे मॉक टेस्ट दिया तो मैं वो क्वेश्चंस एनालाइज करती थी, सिर्फ जो मैंने गलत किए हैं, जो अटेम्प्ट नहीं किए। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी एस्पिरेंट की। ओके। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट एनालाइज का फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने कुछ चीज़ सीखी ही नहीं वहाँ से, और जब जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उनकी बेस्ट अप्रोच देखनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कैसे टाइम सेव हो सकता है। तब वो माना जाएगा कि हाँ उसका कुछ यूज़ हुआ है उस मॉक टेस्ट को देने का। ओके। वरना वो यूजलेस होगा। वो तो आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना, जैसे आप वो तो आप PDF से भी कर सकते हो ऐसे प्रैक्टिस। करेक्ट। एंड इसमें देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तो जब तक आपको पता ना चले कि इससे शॉर्टेड आंसर इस पर्टिकुलर अप्रोच से कर रहे हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। प्रैक्टिस करना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस देखने चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि इस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आजकल एग्जाम में बहुत ही डिफरेंट न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो वो आप इजीली कर लोगे वो सभी क्वेश्चंस। ओके। ओके। एंड ये सारे अप्रोचेस आप नोट करते थे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच है? मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगता था कि रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगी ये चीज़ें तो भूलूंगी नहीं। ओके। इसलिए तो अपने मन से रेगुलर प्रैक्टिस हर दिन आप वो क्वेश्चंस को आप वापस करते रहते थे? नहीं सर, ऐसे होता है ना, जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट दे रही हूँ उसमें वो क्वेश्चन रिपीट हो ही जाएगा,
कोई और दे रही हूँ 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, ऐसे रिपीटेशंस होते हैं क्वेश्चंस के। ओके, एंड आपका रीजनिंग कैसा था? मेरा रीजनिंग मॉडरेट था। मेरी पजल्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो भी टाइम के साथ इम्प्रूव हो गई थी। ओके। हाँ, और रीजनिंग में एक क्रिटिकल रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्योंकि अगर आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्किल्स अच्छी है ना, तो आप रीजनिंग को अच्छी तरह कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग में उसको बस आपको ऐसे सोचना है जो ऑथर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो क्या कहना चाहता है, उसी में से उसका आंसर करो। ओके, एंड पजल्स आपको आसान लगते थे इनिशियली? इनिशियली बिल्कुल आसान नहीं लगते थे। दिखने में छोटा सा था, पर आधा घंटा लग जाता था एक पजल को सॉल्व करने में जब स्टार्टिंग थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वही पजल 2 मिनट में, 2.5 मिनट में होने लगी। ओके, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स हैं, एंड आपने सारे सॉल्व किए थे या फिर ओनली फ्यू? पहले मैंने, जैसे जब मैं सब सिलेबस पूरा कर रही थी अपना, तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के पजल्स होते हैं सब कुछ किया, और फिर धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये पजल मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर एग्ज़ाम में उसी हिसाब से चलती थी कि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसको पहले करूँ। ओके, कभी ऐसे एंग्जाइटी फील हुआ रीजनिंग में कि ये मैं कर नहीं पाऊँगी, ये वो, या फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी? वो तब होता है एक्चुअली जब किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाए एग्ज़ाम में बैठे हों और कहीं पे फंस गए किसी पजल में, और फिर तब दिमाग काम करना बंद कर जाता है। इसलिए मैं पजल्स को तो हमेशा लास्ट में करती थी। ओके, हाँ। तो सबसे पहले आपने कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया था? सबसे पहले जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सिलोगिज्म के और इनपुट आउटपुट के, इनइक्वालिटी के, ये क्वेश्चंस करती थी। उसके बाद जब सिर्फ पजल्स रह जाती थी तो पजल्स। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो क्वेश्चंस मुश्किल आ जाते हैं किसी टॉपिक के, लेकिन पजल ईजी आ गई, तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से देखना पड़ेगा। बिल्कुल भी ये सोच के ना चलें कि मैं तो पहले यही करूँगा। जो भी एग्ज़ाम में आया उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, उस हिसाब से क्वेश्चंस को चूज़ करें। क्या पता पजल ईजी आ गई तो वो पहले करें। ओके, एंड आपने कितने अटेम्प्ट किए थे ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस? प्रीलिम्स में मेरे अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाते थे। क्वांट में मेरे 35 में से 30 हो जाते थे। रीजनिंग में भी कई बार 35 भी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, 35 भी हो गए। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है तो 25 ही हो पाए, और इंग्लिश में हो जाते थे सारे अटेम्प्ट। ओके, कभी ऐसे लगा कि नेगेटिव मार्किंग होगा एंड व्हाट इफ माय एक्यूरेसी इज़ नॉट राइट, आंसर गलत हो जाए? मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैं ये सोचती थी कि चाहे 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, पर एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। ओके, एक्यूरेसी ख़राब ना हो। बेशक टाइम ज़्यादा लग रहे हैं, क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में। तो आपको एक्यूरेसी अपनी पूरी अच्छी रखनी है। ओके, ऐसे जैसे आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड होती रहती हैं, एंड बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी हो इसके ऊपर कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए या फिर वो सोचना चाहिए, SBI इस बार ये करेगा, वो करेगा। तो ऐसे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ भी सोचने लगते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, एंड कभी कभी एग्जामिनर के भरोसे हो जाते हैं कि वो ऐसे देंगे तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं, मिथ्स होती हैं, तो व्हाट वुड यू से फॉर देम? सर, ये मैं कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं देखती थी। अगर आती भी थी तो मैं उसको, वो टिक्स होते हैं उस पर कर देती, डोंट रिकमेंड दिस टाइप ऑफ वीडियोस। कभी भी मैंने ऐसी वीडियोस नहीं देखी। टाइम भी वेस्ट होता है और दिमाग भी ख़राब होता है ऐसी वीडियोस देख के, तो ऐसे देखने ही नहीं चाहिए। बहुत ही यूजलेस वीडियोस होती हैं ऐसे, जो डीमोटिवेट कर सकती हैं आपको। ओके, जो डर पैदा कर दें आप, हाँ, कि आप नहीं कर पाओगे, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड डरा दिया, इतनी कम वैकेंसीज़ हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से मैं दूर रहती थी। तो आपने भी सोचा कि इतनी कम वैकेंसी है एंड इतने सारे लाख लोग लिखते हैं, तो लगा कि कैसे होगा? ये तो हमेशा ही लगता था कि यार वैकेंसीज़ कम हैं और इतने सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतना कंपटीशन है। लेकिन खुद में एक विश्वास था कि मैं तो कर लूँगी, कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हो जाएगा। बहुत बार लो पॉइंट आते थे जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था, तो बहुत डिमोटिवेट होती थी मैं। 1 दिन 2 दिन ऐसे ही, मतलब रोती भी थी खूब, लेकिन तीसरे दिन फिर उठ जाती थी। कभी भी ये नहीं लगा कि गिव अप करना है। ऐसे लगता था कि बस थोड़ा सा और फिर हो जाएगा, थोड़ा सा पुश और हो गया फिर। दैट्स ग्रेट। तो बात करते हैं इंग्लिश की। हमने क्वांट एंड रीजनिंग की तो बात कर ली। इंग्लिश में आपका पहले से अच्छा था या फिर आपने बाद में इम्प्रूव किया बहुत? मुझे ऐसे लगता है पहले मैं इंग्लिश को टोटली इग्नोर कर रही थी, बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता था कि क्या है इंग्लिश, अभी तक पढ़ी है, हो जाएगी,
आ जाएंगे, लेकिन फिर देखा कि यार इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहे इंग्लिश में, तो फिर मैंने शक किया। हाँ, फिर भी मैंने इग्नोर ही किया इंग्लिश को। काफ़ी टाइम तक मैं इग्नोर करती रही कि ज़्यादा ध्यान मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे ही लगाती थी। फिर देखा कि यार करनी पड़ेगी अब तो। फिर भी मैंने ग्रामर नहीं गई, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा रीडिंग करने लगी, जिससे मेरे इंग्लिश में मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए। क्योंकि जो बैंकिंग की इंग्लिश आती है ना, वो आती है कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड, कि आप क्या समझ पा रहे हो कितना। अब जैसे मुझे ग्रामर के रूल्स नहीं पता, लेकिन कोई भी आप सेंटेंस में एरर होगा मैं बता दूंगी कि ये गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बेशक मैं ये ना बता पाऊँ कि क्या आना चाहिए, गलत की जगह क्या आना चाहिए, क्या ठीक होगा, लेकिन मैं ये बता दूंगी कि ये गलत है। ओके। एंड आपको मतलब आपने जनरली इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की, बट न्यूज़पेपर के हेल्प से आपने बाकी क्वेश्चन अटेंड कर लिए। और एक यहाँ पर मैंने एक इंटरव्यू देखा था शुभम चंद सर का। हाँ। वहाँ से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, जो मैंने भी अडेप्ट की, कि उन्होंने बताया था कि फ़ोन में एक इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू के ऐप डाउनलोड कर लो, और उनमें नोटिफिकेशंस आते रहते हैं न्यूज़ के। तो जब भी आपको रिफ़्रेश करना हो, देख लो वो खोल के, आप एक न्यूज़ पढ़ लो, दिन में 2 न्यूज़ पढ़ लो, उससे भी काफ़ी आपके बीच में गैप भी हो जाता है, ब्रेक भी हो जाता है साथ में, और आप पढ़ भी लेते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने अडेप्ट भी की, और यूज़फुल भी रही है मेरे लिए। तो अभी बात करते हैं इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। एंड यूजुअली तो 15 क्वेश्चंस वहाँ पे ही आते हैं, तो आपका क्या कहना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? उसके लिए कुछ भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रीडिंग करते रहो और कोशिश करो कि आप थोड़े काम की चीज़ें रीड कर रहे हो, जैसे एडिटोरियल वगैरह, क्योंकि वहाँ से आपका जैसे मैंने पहले बताया कि आपका एक पॉइंट डेवलप होता रहता है कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है। तो सिर्फ रीडिंग करते रहें, उससे ही इंग्लिश में नंबर ला सकते हो आप बहुत अच्छे। एंड वोकैबुलरी भी वहीं पे बिल्ड हो जाती है। हाँ, वोकैबुलरी भी, जैसे आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको कुछ वर्ड है जो समझ नहीं आया, उसको उसी टाइम गूगल कर लो, और वो वर्ड आगे जैसे आप पढ़ते रहोगे तो 2-3 बार फिर रिपीट होगा, फिर आपको अगर भूल गए तो वो गूगल कर लो, इसके साथ आपको वो तीसरी बार याद ही हो जाएगा वो वर्ड। ओके, ग्रेट। तो अभी बात करते हैं एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग की। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपने कैसे अटेंड किया था एंड आपका क्या स्ट्रैटेजी था इसके लिए? डिस्क्रिप्टिव के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं एडिटोरियल पढ़ती थी, तो जब मुझे कुछ ऐसे वीकेंड पे मन करता था, मैं कुछ लिख लेती थी। एक ग्रामरली ऐप है जिसमें हमें आप अपनी मिस्टेक्स भी पता चल जाती हैं, और सेंटेंस फॉर्मेशन भी, कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक लिख लेती थी कोई भी ऐसे राइटिंग, और इससे मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो यही होते हैं, जैसे इंटरव्यू है वो मेरे लिए काफ़ी स्कोरिंग था, ऐसे राइटिंग भी मेरे लिए स्कोरिंग था, और जीए भी मेरे लिए काफ़ी स्कोरिंग थी। ओके, तो जीए तो ऐसे आपने बहुत रिवीजन भी किया था, एंड आपके कितने मार्क्स आए थे जीए में? एसबीआई में क्योंकि मार्क्स नहीं पता चलते, लेकिन मेरे IBPS PO में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। सेक्शनल कट ऑफ इस बार 4 नंबर थी, लेकिन मेरे 18 नंबर थे। ओके, इतना शार्प डिफरेंस। मैं जीए को अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रखा था जीए पे। मैं कितनी मल्टीपल रिविजन्स करती थी जीए के लिए, और वो सच में मेरे काम आई, क्योंकि इस बार जीए IBPS PO में तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। ओके। सेक्शनल कट ऑफ कुछ 4 नंबर थी, 4-5 नंबर, और मेरे 18 मार्क्स थे इसमें, और वो आ पाए सिर्फ रिवीजन की वजह से, क्योंकि मैं बार बार उनको डेटा को रिवाइज कर देती हूँ, वो मेरे दिमाग में सेट हो पाया और मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए फिर जीए में। ओके, सो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स भी होते हैं जो प्रिपरेशन में भी होते हैं और एग्ज़ाम के दिन भी होता है, तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए या फिर स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए? एग्ज़ाम के दिन तो एक तो अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी भीड़ होती है एग्ज़ाम के दिन। कई बार वही देख के हम डर जाते हैं कि यार इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा कहाँ नंबर आएगा। लेकिन वो चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी। आपको ये सोचना है कि आप बेस्ट हो, आपको पता है, आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, आपने कितनी तैयारी की है, यू नो वेयर यू स्टैंड्स, ठीक है। तो खुद को कम मत समझो किसी से, ये सोचो मैं बेस्ट हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, और उसी सोच के साथ एग्ज़ाम लिखो, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। ओके, ग्रेट। एंड जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको यू मेंशन कि बहुत सारे अप्स एंड लोज आए थे, तो हाउ डिड यू हेल्ड अप टुगेदर एंड आपने फिर से पढ़ाई करना कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा? मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती थी, क्योंकि मुझे ना मन में कहीं लगता था कि यार हो जाएगा मेरा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हो जाएगा। और साथ में मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते थे हमेशा। तो इस तरह से बस मैं यही सोचती गई कि करते जाओ मेहनत, फल तो ज़रूर मिलता है मेहनत का। मैं बहुत बार सुनती थी मैं ये बात, और यही मैंने अपने दिमाग में बिठा रखी थी। ओके,
ग्रेट। तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू की। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा एंड आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, एंड एनी पर्टिकुलर मोमेंट जो आपको याद है इंटरव्यू का? मेरे जो इंटरव्यूज़ होते थे एग्ज़ाम्स के वो हमेशा अच्छे होते थे, कि मतलब अगर बेकार भी इंटरव्यू हो रहा है ना तो भी मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। क्योंकि इंटरव्यू में बताना चाहूँगी जनरली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार इंटरव्यू क्या है, खुद को एक बार रिप्रेजेंट ही तो करना है खुद के बारे में, हम तो जानते ही हैं सब कुछ, बैंकिंग अवेयरनेस भी पता है, तो ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन ये गलत है। जैसे आप खुद सोचो कि हम पहली बार कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो हम इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते जितना हम उसको 3 बार या 4 बार एक्सप्लेन करके बोल सकें। तो आप उसकी प्रैक्टिस करके जाएं। जैसे बैंकिंग की टर्म्स है, रेपो रेट है, आप एक तो उसको पहली बार बता रहे हो, एक आप उसको दूसरी तीसरी बार किसी को समझा रहे हो, तो आप उतनी अच्छे से उसको समझा पाओगे। तो मैं मानती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। एंड जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, कितने आपने छोड़ दिए थे? SBI PO में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दे पाई थी। Okay. वो काफ़ी डीप पूछ रहे थे, मैं नहीं बता पा रही थी, लेकिन मैं थ्रू आउट इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव थी। मैंने जो आंसर दिए वो बहुत अच्छे दिए और इसकी वजह से मेरे मार्क्स भी 44 आउट ऑफ 50 आए इंटरव्यू में। That's good. I mean, even though आपने क्वेश्चन छोड़े फिर भी आपने इतने स्कोर कर मैंने 3-4 क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़े, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो जब आपने क्वेश्चन छोड़ा था तो आपका रिस्पॉन्स क्या था उस क्वेश्चन के लिए? मतलब डिड यू से कि आपको पता नहीं है, या फिर यू डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, या फिर आपने क्या बताया था उसके लिए? मैंने ऑनेस्टली बताया कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, आप थोड़ा कर सकते हो कंक्लूड, तो आप बता सकते हो। जैसे किसी चीज़ का थोड़ा बहुत पता होता है, तो आइडिया से बता सकते हो, लेकिन ऑनेस्ट रहना उनके साथ हमेशा। ओके। एंड दैट्स व्हाट दे चेक कि मतलब आपको जानकारी है नहीं है तो आप कितने ऑनेस्ट हो उसके बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। एंड ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपने बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया था? मैंने अपने बारे में बहुत अच्छे से आंसर दिया था। एक चीज़ है कि मैं अपने बारे में बिल्कुल अच्छी तरह कि मैं कैसे खुद को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं आज तक, उनमें मेरे पापा के बिज़नेस के बारे में हर इंटरव्यू में पूछा गया है। ओके। तो मैं उसके बारे में पूरी PhD करके गई थी, कैसे क्या काम होता है, सब कुछ अच्छी तरह डिटेल में, और मेरा आधा इंटरव्यू उसी चीज़ पे चला था। ओके। और एक चीज़ होती है इंटरव्यू में, जो भी मैं बोलती हूँ ना, उसी से मेरे से फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैंने कुछ भी बोला उसमें से क्वेश्चन, फिर उसमें से क्वेश्चन, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि कुछ भी फेक ना बोलें, जो बोले रियल बोलें। एंड आप ड्राइव कर रहे थे इंटरव्यू, जो आपको क्वेश्चन आए थे, एंड आपने जो प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। एंड आपने कितनी प्रिपरेशन की थी, मतलब किन के साथ प्रिपरेशन किया था? जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आपके दोस्त के साथ कभी आपसे मॉक इंटरव्यू दिया था आपने? इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है मॉक इंटरव्यूज़ में। वो मुझसे छोटा है काफ़ी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ के लाता था, बिल्कुल इंटरव्यू लेवल के, और मुझसे पूछता था। अगर मैं गलत भी बताती थी या फिर अच्छे से नहीं बता पा रही थी तो उतनी बार ही पूछता था। इनफैक्ट 3 क्वेश्चंस ऐसे थे मुझसे जो अलग अलग इंटरव्यू में पूछे गए, जो उसने रटवा रखे थे। ओके। बहुत उसने मेरी हेल्प की है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपकी इंटरव्यू पे कभी हॉबीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे? लकीली मुझसे पूछा नहीं गया हॉबीज़ पे क्वेश्चन, लेकिन मैं प्रिपेयर बहुत अच्छे से करके गई थी। जैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जनरली कैंडिडेट्स की हॉबी नहीं होती, कुछ लोगों की नहीं होती, और मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन बायोडेटा फॉर्म में लिखवाया जाता है हॉबी का कॉलम, और अगर हम उसको ब्लैंक छोड़ दें तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। तो मैंने बहुत सोचा कि यार क्या लिखा जाए, मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा कि बचपन में जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट करने का शौक़ था, थोड़ा डेकोरेटिव आइटम्स बना लिए वेस्ट मटेरियल से, तो फिर मैंने उसी को पकड़ लिया, और उसके लिए मैंने इसका यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का यूज़ किया। जैसे इन पे एक एल्गोरिथम होता है कि जो भी हम देखते हैं ना उसी से रिलेटेड कंटेंट आता रहता है। फिर तो मैं दिन में 10 मिनट खोल लेती थी, वही फिर रील्स आती थी कि ये बनाया वो बनाया, और वही चीज़ मैं देखती थी। और एंड तक आते आते मुझे इतनी नॉलेज हो गई थी कि जैसे मैं खुद ही बनाई है मैंने वो चीज़ें, कितने टाइप के कलर्स होते हैं, क्या मटेरियल होता है, कितनी ब्रशेज़ होती हैं, साइज़ क्या होता है ब्रशेज़ का, हर एक चीज़ की मुझे नॉलेज हो गई थी। तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को पॉजिटिवली। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने सोशल मीडिया पूरा छोड़ दिया था, फिर आप साथ साथ ही कर रहे थे? हाँ, मैंने छोड़ दिया था कि सिर्फ जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे ही बात होती थी मेरी, बाकी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन जो काम की चीज़ें थी जैसे यूट्यूब वगैरह और न्यूज़, तो ये सब तो मैं यूज़ करती थी। ओके। एंड दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए यूजुअली, मतलब आपने कितने घंटे पढ़े थे?
मैं कभी कभी तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। और कभी टाइम ऐसे भी आता था जैसे मेंस के कुछ टाइम पहले कि मैं 11 घंटे पढ़ रही हूँ, 12 घंटे पढ़ रही हूँ। नॉर्मली जैसे मेरा मन करता था मैं उतना पढ़ती थी, लेकिन मैं खुद के साथ ऑनेस्ट रहती थी कि मुझे पता है मैं कितना कर रही हूँ, और अगर मैं नहीं कर रही तो मैं तैयार हूँ कि नहीं होगा, मेरे को पता है फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अगर मेहनत करूँगी तो ही होगा। तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, आपको पता होना चाहिए। और जैसे प्रिपरेशन के टाइम मैं घर पे ही रहती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहूँ। मैं प्रिपरेशन को छोड़ के बाकी सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती थी, जिससे बहुत मतलब माइंड भी हेल्दी रहता था और हमेशा खुश रहती थी मैं। कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई। दैट्स ग्रेट। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसे पता चला एंड व्हाट वाज द डे एंड व्हाट वाज द होल एक्सपीरियंस? वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मेरी मम्मी, उनको आदत हो गई थी डेली, जिस दिन इंटरव्यू हुआ उससे 2 दिन बाद से वो मिनट मिनट में रिजल्ट चेक करती थी। दिन में एटलीस्ट 100 बार वो रिजल्ट चेक करती थी वेबसाइट पे जाके। और जब रिजल्ट आया तब भी उन्होंने वेबसाइट खोल रखी थी। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि रिजल्ट आ गया, और मेरे हाथ कांप रहे थे बिल्कुल। तो मैंने जब रिजल्ट रोल नंबर डाला, मैंने देखा हो गया, मैं रोने लगी थी देख के कि कैसे हो गया यार, हो गया। तो मम्मी आई, मम्मी बोली क्या, क्यों रो रही है, नहीं हुआ क्या? तो फिर मैंने बताया कि हो गया। इतने खुश थे उस दिन सभी, मतलब सभी फैमिली वाले, मेरे सभी रिलेटिव्स बहुत खुश थे। मम्मी पापा के सिवा सभी, भाई, मामा मामी, नानी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, सभी बहुत खुश थे। व्हाट इज द फीलिंग आफ्टर दैट? मतलब इतने सारे लोग आपको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, आर यू स्टिल सिंकिंग दैट फीलिंग या फिर हाउ डज इट फील? वो अभी भी बहुत अच्छा लगता है, वो दिन याद करके बहुत अच्छा लगता है कि ये देख के कि मेरी वजह से और लोग भी खुश हैं, उससे भी बहुत खुशी मिलती है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो दैट वाज अबाउट द होल इंटरव्यू एंड हमने बहुत सारी बातें कर ली एग्ज़ाम के बारे में भी एंड ऑल्सो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी थोड़े रैपिड फायर राउंड करते हैं जहाँ पे मैं आपको क्विकली क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपको क्विकली आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन, एनी पर्टिकुलर थिंग इन साउथ इंडियन? डोसा, इडली, सब कुछ। नाइस। तो आप अभी बेंगलोर में हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत सारी जगहों पे। खा रही हूँ, और मैं नॉर्थ में भी खाती हूँ इनफैक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो व्हाट इज योर गो टू पास टाइम? मतलब आप फ्री टाइम पे क्या करते हो यूजुअली? मैं अपनी मम्मी से बातें करती हूँ बहुत सारी, और फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ जितना हो सके। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? ड्राइंग। ड्राइंग। एंड एनी पर्टिकुलर एक्टर और एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद है एंड इफ यू वुड लाइक टू मीट देम, हु वुड दैट बी? आई थिंक प्रियंका चोपड़ा। इफ यूड लाइक टू गो ऑन अ वेकेशन, वेयर वुड दैट बी? बीच पे, कहीं भी। कोई भी बीच चलेगा। हाँ। ओके, एंड हु इज योर फेवरेट ऑथर? मैं इतनी बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन चेतन भगत की मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। ओके, एनी पर्टिकुलर बुक अबाउट चेतन भगत दैट यू लाइक अ लॉट? 2 स्टेट्स, ये मूवी भी मुझे बहुत पसंद है। ओके, ओके। एंड योर फेवरेट सीजन? स्प्रिंग। ओके, cool. So that's about the rapid fire and अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई एंड वी फेल्ट गुड अबाउट ऑल द आंसर्स एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प होगा इसके बारे में। एंड सो वी हैव अ स्मॉल प्रोग्राम ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम अनअकैडमी एंड even from Chamomile TV toppers team. So please do accept it. थैंक यू सर। सो वी हैव अ रिचुअल कि जो भी यहाँ पे टॉपर आते हैं वो दूसरे टॉपर को टैग करते हैं जो उनको लगता है कि वो अपनी स्टोरी शेयर कर पाए। सो हु वुड दैट बी? मैं अपने फ्रेंड गौरव को टैग करना चाहूँगी। उसने कैट में बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है उसकी, और उसका अभी बहुत अच्छे कॉलेज में MBA कर रहा है वो। दैट्स ग्रेट। हाँ। सो गौरव, कीप लुकिंग फॉर अस एंड विल डेफिनेटली कॉल यू ऑन दिस शो एंड वी विल आल्सो लाइक यू टू शेयर योर स्टोरी। सो दैट वाज अबाउट द होल इंटरव्यू एंड आप एक मैसेज दे सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो SBI हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप बस मेहनत करते रहें, एक दिन एग्जामिनेशन ज़रूर क्लियर होगा, और खुद पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें, और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं। कभी भी किसी की और की स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करें, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, तो उसका देख के ना सोचें कि हाँ मैं भी इसको कॉपी करूँगा तो मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कुछ और हैं, तो खुद का तरीका बनाएं कि मेरे लिए ये सूट करेगा बेस्ट मुझे,
उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाएं और एक दिन आप ज़रूर गोल अचीव करोगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज एंड दैट वाज अ वेरी वंडरफुल मैसेज। आई एम श्योर आस फ्रेंड जो भी आपको सुन रहे हैं आज, they will definitely clear the examination and someday they will also be here talking to us as a topper. And yeah, as a team, we wish you good luck for all your future endeavors, and yes, let's keep cracking it.